भारत के प्रमुख उद्योग, परिभाषा कर थोड़ा सा, ये लिखो उद्योग का संबंध, उद्योग का संबंध उन आर्थिक क्रियाओं से है, उन आर्थिक क्रियाओं से है, उन आर्थिक क्रियाओं से है जो कच्चे माल को पक्के माल के रूप में कच्चे माल को पक्के माल के रूप में अथवा विक्रय योग्य अवस्था में हो जाता है, विक्रय योग्य अवस्था में हो जाता है। जैसे गन्ने से चीनी को बनाना, जैसे गन्ने से चीनी को बनाना, गन्ने से चीनी को बनाना, ठीक है ना। अब देखो, जब हम लोग गुलाम थे तो गुलामी के समय हमारे भारत में उद्योग जो थे बहुत कम थे, और खेती तो वो उनका अधिकार किनका था, अंग्रेजों का था। हमारा अपना कोई मतलब उद्योग नहीं था जिससे हम सर्वाइव कर पाए। जबकि किसी भी देश को यदि हमें क्या करना है, बहुत डेवलप में लेके जाना है, या डेवलपमेंट जो है विकासशील देश है उसको, तो वो उसका जो आगे बढ़ने का जो तरीका वो क्या, उद्योग होना जरूरी है। तो वही है, तो इसके लिए क्या किया गया, आजादी के बाद में क्या हुआ, भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देखा कि हम क्या करेंगे, हम एक औद्योगिक नीति को बनाएंगे। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर हैंड डाल लीजिएगा, भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां, भारत की प्रमुख औद्योगिक नीतियां बताओ। तो प्रथम देखो, पहली नीति कब आई है, 1948 में। पहली नीति कब आई है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति आजादी के तुरंत बाद हमें 48 में क्या की थी, प्रथम औद्योगिक नीति आई थी, जिसमें कोई विदेशी कंपनी को भारत में नहीं बुलाया गया था, है ना। तो तुम ये मतलब कौन बुलाया कौन नहीं बुलाया, बस ध्यान रखो, भारत की प्रथम उद्योग नीति कब आई थी। तो भारत की प्रथम उद्योग नीति आई थी कब, 1948 में, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही दूसरी उद्योग नीति 1956, दूसरी कब आई है, 1956, कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही करो, है ना, 1956। जहां पर इंपॉर्टेंट हम कराते हैं ना डिटेल में, यहाँ क्या मतलब है। तो दूसरी औद्योगिक नीति कब आई, 1956 में। चाहो तो इतना कर सकते, देखो विदेशी कंपनियों को यहाँ अनुमति नहीं थी, प्रथम उद्योग नीति में विदेशी कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी, विदेशी कंपनियों को अनुमति नहीं थी। सेकंड उद्योग नीति में विदेशी कंपनियों को अनुमति दे दी गई, कंपनी भारत में आ सकती है, ये अनुमति दे दी गई थी, ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है, हम 1947 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आई थी, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और उसने हमको क्या कर दिया था, गुलाम बना लिया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि प्रथम उद्योग नीति 1948 में आई, दूसरी 1956 में आई। प्रथम उद्योग नीति जो है यह विदेशी कंपनियों को अनुमति नहीं दिए थे, जबकि दूसरी में अनुमति दे दिए थे। ये दोनों उद्योग नीति कौन लेके आए होंगे, जवाहरलाल नेहरू। कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू आए थे, ध्यान रखना लेकर कौन आए थे। तो भारत में प्रथम उद्योग नीति लाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरी उद्योग नीति, यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी उद्योग नीति है। तीसरी उद्योग नीति, तीसरी उद्योग नीति कब आई है, 1991 में। कब आई है, 1991 में आई है तीसरी उद्योग नीति। यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी नीति है, कर लेना, यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी नीति, सबसे बड़ी नीति, ठीक है। यह नीति जो है तीसरी में प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव के समय आई है। यहाँ पर आपको धारणा, वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह। अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, मनमोहन सिंह,
तो यहाँ पर कौन थे? मनमोहन सिंह थे। 1991 की तीसरी जो हमारी उद्योग नीति थी, आपको पता है इसके बारे में क्या? यहीं पर एक मॉडल दिया गया, एलपीजी मॉडल। एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये एलपीजी मॉडल है, कब आया था? 1991 में। एलपीजी मॉडल देने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस समय जब ये एलपीजी मॉडल दिया जा रहा था, उस समय 1991 के टाइम पर भारत के पास में जो उसका पैसा बचा था वो 15 दिन का पैसा था, और उस 15 दिन के पैसे को मतलब हमारे पास में ऐसा मान लीजिएगा कि हमने बहुत मदद ली थी अन्य देशों से, ठीक है। उस समय क्या थे कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने जो भी कंडीशन थी वो सब किनको को डाल दी थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह को बढ़ा दी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं, अब तक के सबसे योग्य व्यक्ति हैं, याद रखना है, अभी तक कोई नहीं है। यानी कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं, आरबीआई गवर्नर, उसके बाद वित्त मंत्री, उसका प्रधानमंत्री। इनकी अपनी योग्यता है, इसलिए ये इन सब पदों को प्राप्त कर पाए हैं। और इनके पास में जो भी नीतियां हैं, ये बहुत दूर तक की सोचकर नीतियों को लागू करते थे, वही है। तो जब वो भारत पूरा मतलब जिस प्रकार से आज पाकिस्तान कंगाल है, जिस प्रकार से आज श्रीलंका कंगाल है, वैसे ही हम कंगाल होने वाले थे। हमारे पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था, और 15 दिन के पैसे में मनमोहन सिंह को दिख रहा था कि सिर्फ 15 दिन और पूरा भारत भूखा मरने वाला है। उसके बाद क्या किया मनमोहन सिंह ने? मॉडल दिया उस समय। कौन सा मॉडल था? एलपीजी मॉडल। और वो एलपीजी मॉडल का मतलब होता है, आप कर लीजिएगा 3 भागों में से बांट लीजिएगा। एल फॉर क्या हुआ? लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण की नीति अपनाई गई, और प्राइवेटाइजेशन है निजीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई गई। ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, वैश्वीकरण, ठीक है। यानी 3 भागों में बांटा गया। भारत को कनेक्ट किया गया कि भारत सरकार जो है ना, हमारी ये अपनी अर्थव्यवस्था को कैसी है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था तो समाजवादी अर्थव्यवस्था है कि मतलब निजी मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी है, मतलब हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो उसमें अभी वर्तमान में ना, उससे पहले क्या थी? उससे पहले तो मतलब जन कल्याण के हिसाब से भारत सरकार काम करती थी, तो उसी वही को ध्यान रखकर क्या किया गया? इसको किया गया। तो उदारीकरण का मतलब क्या है कि जो भी सरकार के नियम है उन्हें हमें सरल कर देना है, और जो भी मतलब सरकारी कंपनियां हैं उन्हें क्या कर देना है? प्राइवेट कर देना है। और वैश्विक मतलब पूरे विश्व में हमें क्या करना है? अपने व्यापार को बढ़ाना है। ऐसी स्थिति जो दी है किसमें दी गई है? सेकंड थर्ड जो हमारी उद्योग नीति है उसमें दी गई है। और किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दी गई थी। याद रखना। आज जब मोदी जी तुम्हें देखते हैं कि प्राइवेट कर दिया है कोई चीज, तो प्राइवेट मोदी जी ने नहीं किया था, वो कौन कर गए हैं? वो कर गए डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनाई हुई नीति को वो काम करते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाई गई। इसी नीति के द्वारा क्या हो रहा है आज डॉक्टर जैसे वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं? इन्हीं पहलुओं का काम कर रहे हैं। और ये पहलू दिए किसने हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी क्या है? औद्योगिक नीति है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की अब तक की सबसे बड़ी उद्योग नीति कौन सी है? तो तीसरी है, कब आई थी? 1991 में। दूसरी कब आई है? 1956 में। और पहली कब आई है? 1948 में। पहली नीति में विदेशी कंपनियों का आगमन नहीं किया गया, दूसरी में विदेश कंपनी कर दिया, और तीसरी में तो कोई भी आ जाओ, है ना। प्राइवेट जो सरकारी वो भी प्राइवेट कर दे रहे हैं, और जो भी हमारे रेल वगैरह है वो भी क्या है? प्राइवेट होती चली जा रही है। ये आपको दिख रहा होगा नहीं, एयर इंडिया प्राइवेट हो गई, किंग फिशर है, जेट है। सरकार का बोझ कम करने के लिए क्या किया गया है? ये प्राइवेटाइजेशन लाया गया है। वैश्वीकरण का मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी फैक्ट्री या कहीं पर भी स्थापित कर सकता है और वो पूरी दुनिया से जुड़ सकता है, तो वही वैश्वीकरण है। ये आप देख सकते हो, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये होगी हमारी उद्योग नीति हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट करिएगा उद्योगों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्या है? उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब देखो उद्योग जो देखोगे ना, तो उद्योग मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अपनी सुविधा अनुसार इसे 2-3 भागों में बांट लो, है ना, अपने अपने अकॉर्डिंग जो रहेगा वो। जैसे अगर तुम मोटा मोटा देखो तो क्या क्या उद्योग बन सकते हैं? एक तो कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं, कृषि आधारित उद्योग। एक खनिज आधारित उद्योग हो सकते हैं, एक तकनीकी आधारित उद्योग हो सकते हैं, ठीक है। तो उद्योग 3 प्रकार से भी बांटना है। एक होता है भारी उद्योग, भारी उद्योग। एक होता है मध्यम उद्योग, जिसे हम लघु उद्योग भी कहते हैं, है ना, मध्यम उद्योग, ठीक है। एक होता है सूक्ष्म मध्यम उद्योग, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग,
एमएसएमई जो है ना वो यही वाला है। एमएसएमई जो रहता है ये भारी उद्योग, जो बड़ी फैक्ट्रियां जितनी भी हैं। भारी उद्योग मतलब क्या है? भारी उद्योग पेपर में जो हमारा आता है, पेपर में यही वाले जाते हैं भारी उद्योग। जैसे जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी आता नहीं आता, तो वो सब भारी उद्योग में आएगा। ये भारी उद्योग में ही जो होता है वो कम से कम 10,000 लोग होने चाहिए, तो अधिकतम कितने होने चाहिए? 3 लाख लोग इसमें आने चाहिए। अगर इतने वर्कर इसमें काम कर रहे होंगे तो उन्हें बोलते हैं भारी उद्योग, कर्मचारी। इतने कर्मचारी काम कर रहे होंगे तो काफी बड़ी मतलब क्या होती है ये वाली। और काम क्या है? काम वही है, कच्चे माल को पक्के माल के रूप में कन्वर्ट करना। मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और सूक्ष्म या मध्यम उद्योग, एमएसएमई जिसे कहते हैं। तो एमएसएमई तो जैसे मोमबत्ती बना रहे हैं तो ये किसमें आ जाएगा? वो इसमें आ जाएगा। और थोड़ा सा इससे छोटा है तो इसमें आ जाएगा वो इसमें। हालांकि ये पैसे के हिसाब से देखना होता है कि 5 लाख से 5 करोड़ तक का जो उद्योग इसमें आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ तो वही अरबों खरबों में एक फैक्ट्री की। जब तो जिस फैक्ट्री में 3 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं उसका वेतन 3 लाख तक कितना ज्यादा होता है, उसके बाद उसको कितना पैदावार होगा, अपना खुद का ही होता है। ठीक है, स्थिति बन जाती है। तो जो उद्योग है वो 3 टाइप से हैं, जिसमें भारी उद्योग है, लघु उद्योग है, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग है। ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है मुख्य रूप से वो है भारी उद्योग। अब भारी उद्योग में आप कर लीजिएगा। ठीक है, भारी उद्योग में कौन आएगा बताओ? तो आयरन एंड स्टील कंपनी आएगी। आयरन एंड स्टील कंपनी भारी उद्योग में कौन आ जाएगा? आयरन एंड स्टील कंपनी। आयरन एंड स्टील कंपनी जैसे क्या बोलेंगे हम लोग? लौह इस्पात उद्योग। हिंदी में क्या कहेंगे? लौह इस्पात उद्योग। अब यहीं से तो मैं अपना जो भी चीज है उतना करते चले जाइएगा। लौह इस्पात उद्योग, ठीक है ना? तो पहले तो ये प्रश्न देखिएगा, आयरन एंड स्टील कंपनी नाम दे रहे हैं। आयरन एंड स्टील कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये तो स्टील जो होता है, स्टील किसका एलॉय होता है? स्टील किसका एलॉय, मिश्रण किसका होता है? स्टील। स्टील जो है किससे बनता है बताइए? तो आयरन से और कार्बन दोनों मिल जाते तो क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। ये देख लो, कहीं पूछा भी जाता पेपर में। तो ये किससे बनता है? Fe और कार्बन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा? स्टील। ये स्टील कहलाएगा। मतलब आयरन यानी फेरस और कार्बन जब दोनों को मिलाकर के जो हम बनाते हैं तब वो क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। लेकिन वो ध्यान रखना है, अगर इसे हमें मजबूत करना है ना, जैसे हमें मजबूत करना है तो हम क्या करेंगे बताओ? है कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे रेल की पटरी है, रेल की पटरी में कितने % कार्बन होता होगा? और एक सामान्य लोहा, लोहा में कितने %? सरिया है, तो सरिया जो है मजबूत सरिया होती है तो उसमें सिर्फ 1% कार्बन होता है, कितना? 1%। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे 96% क्या हो जाए? लोहा हो जाए और 4% क्या हो जाए? कार्बन हो जाए, तो इससे क्या बन जाता है? इससे अंदर रेल की पटरी। अरे 4% सिर्फ कार्बन को मिला देंगे तो इतना मजबूत लोहा हो जाएगा, गलेगा नहीं आ रही। और जैसे नॉर्मल है तो कितना हो जाएगा? 99% प्लस 1% क्या हो जाएगा? 100% हो गया। तो इससे जो बनेगा लोहा उसमें हमारी सरिया तो स्टाइल की है, आप इजीली मोड़ सकते नहीं, मोड़ सकते उसको, आराम से हो जाता है और टूट भी जाती है। लेकिन वो इतना आसान से इतनी जल्दी नहीं टूटती है, उसमें क्या होता है? वजन मिक्सर होता है। तो वैसे ही तो ऐसे जो जैसे मैंने कहीं पर भी ऐसे लोहा बन रहा है, बन के आता है, तो ऐसे उद्योगिक क्या है इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा इसके बारे में। प्रथम जो हमारा लौह इस्पात उद्योग खोला गया था, प्रथम वो कहाँ खोला गया था? ये बताओ। उद्योग 1874 में कुल्टी में खोला गया। कुल्टी, और कुल्टी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कैसा उद्योग था? असफल। प्रथम क्या था? असफल था। इसको क्या बोलते थे? इसको कहते थे। क्या कहते थे? इसको। यानी क्या? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको, इसको ये शब्द है, देखो, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, सीओ से कंपनी, कलर कंपनी, धरना इसी से काम चल पाएगा, इसी से बोलना। इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको। तो भारत का प्रथम जो उद्योग था कुल्टी में खोला गया, जो कि है ना आयरन का उद्योग था, जो कि असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल हो गया था, प्रथम था। लेकिन दूसरा हमारा जो उद्योग था वो जमशेदपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर का पता झारखंड में, झारखंड में खोला गया। ठीक है,
ये प्रथम भारत का सफल उद्योग है, सफल उद्योग है। और यह किस नाम से था? टिस्को के नाम से। किसके नाम से था? टिस्को के नाम से था। ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। जो इंडियन था वो क्या हो गया? टाटा। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या हो जाएगी? टिस्को। तो भारत का प्रथम उद्योग जो सफल हुआ था जमशेदपुर में, जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में खोला गया था। ठीक है। उन्हीं के नाम की प्राइवेट उद्योग था ये मतलब सरकार के द्वारा नहीं खोला गया था। हालांकि पहला जो उद्योग था वो किसके द्वारा खोला गया? सरकार के द्वारा। जो कैसा हो गया था? असफल हो गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो भारत का प्रथम है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। समझ में आया नहीं आया? दूसरा रह गया। तीसरा काम, अब देखो ये हमारा सामने 1907 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आजाद हो जाएंगे। आजादी के बाद की हम लोग बात करते हैं। आजादी से पहले हमारे सामने जो घटनाएं हुई हैं वो हमारे सामने हमें दिख रही है, ये हो जाएंगी। 1874 में प्रथम, उसके बाद 1907 में, उसके बाद में अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत जैसे हो जाता है 1947 के बाद में। तो 1947 के बाद में भारत में क्या होगा? भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना चलाएगी। तो पंचवर्षीय योजना चलाएगी, तो बताइए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सा भारी उद्योग खोला गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई भी नहीं। ध्यान रखना है, समझ आओ। पहले आजादी के बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? कोई भी उद्योग नहीं खोला गया था। ध्यान रखना है। यानी किस पर बल दिया गया? कृषि पर, या कृषि के विकास पर बल दिया गया। ये ध्यान रखना है। मैं तुम्हें स्टैटिक में पढ़ाऊंगा, ये जो मतलब इकोनॉमिक्स टॉपिक है उसके कोर्स में सारी चीज आती है, बताई जाएगी। लेकिन ये प्रथम है। लेकिन हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ भारी उद्योग पर भी बल दिया गया। यानी इन दोनों के विकास के लिए बात की गई, दोनों के लिए। इसका मतलब कृषि को हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें किसको पढ़ना है? भारी उद्योग को। और भारी उद्योग का मतलब है जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में स्थापित की गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में स्थापित होने वाली जो मतलब कंपनियां थी वो कौन कौन सी थी, ये हमें कर लेना है। तो कर लीजिएगा। एक तो थी दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में खोली गई थी। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, है ना। तो एक तो क्या हो जाएगी? दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। ठीक है, दुर्गापुर ये रहेगा। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ये पूछेगा किसके सहयोग से खोली गई थी? ब्रिटेन के सहयोग से खोली गई थी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में राउरकेला ओडिशा, जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला ओडिशा किस सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से खोली गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, और तीसरा जो उद्योग खोला गया वो भिलाई है। भिलाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो भिलाई छत्तीसगढ़ में है और यह रूस के सहयोग से खोला गया था। रूस से भिलाई कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से खोला गया? रूस के सहयोग से। तो ये पूछेगा, अभी पूछा नहीं गया पेपर में पूछा कि राउरकेला किसके सहयोग से, है ना? जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई रूस के सहयोग से। ये सब कैसी कंपनी है? इस्पात, आयरन एंड स्टील कंपनी, सभी सब। बस ध्यान रखना है, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील कंपनी, राउरकेला आयरन एंड स्टील कंपनी, भिलाई आयरन एंड स्टील कंपनी। इस तरह जहां पर ये बोली जाती है वही का ये नाम है। एक बार मैपिंग करके देखो, इन 5 उद्योग तुम्हारे सामने होंगे। ध्यान रखना भारी में कितने उद्योग है? 5 उद्योग। इन 5 को ध्यानपूर्वक देखो। ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, लगभग मान लेते हैं। देखो सबसे पहला उद्योग खोलने की कोशिश की गई थी कहाँ? कुल्टी कहाँ पड़ता था? पश्चिम बंगाल में। कुल्टी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में जमशेदपुर कहाँ था? झारखंड में। कहाँ था? झारखंड में। झारखंड लगभग कोई, देखो ये पूरा बिहार है, ये झारखंड में नीचे कुछ आइडिया है, और नीचे ये उड़ीसा है, यहाँ पर क्या है? छत्तीसगढ़। और ये बचा क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल। तो पहली बार पश्चिम बंगाल में खोलने की कोशिश की। उसके बाद में कहां खोला गया? जमशेदपुर। जमशेदपुर में सफल हो गया, प्रथम वाला असफल हो गया था। तो पहला कौन सा? कुल्टी। दूसरा कौन सा? जमशेदपुर, सफल हो गया था। तो अब हमने स्वतंत्रता के बाद में
क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई उद्योग खोला था? नहीं खोला था, है ना। लेकिन कृषि पर हमने महत्व दिया था, ये हो जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि प्लस भारी उद्योग पर भी हमने क्या किया, जोर दिया। तो कृषि और भारी उद्योग दोनों, और हमें क्या करना, भारी उद्योग कर लेना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 उद्योग खोले गए। दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में। और भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। सही बात नहीं यार, ये खोले गए हैं। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से। ठीक हो जाएगी। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हमारा सामने डाटा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लोग बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर कुछ उद्योग खोले गए थे, उन्हें देख ले रहे हैं, निकल लीजिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी लगभग हमारे साथ 3 उद्योग हम खोले गए थे। तो कर लीजिएगा 3 कौन से थे। तो लिखिएगा बोकारो, विशाखापत्तनम और सेलम। बोकारो, विशाखापत्तनम और सेलम। बोकारो, विशाखापत्तनम और सेलम। बोकारो, विशाखापत्तनम, सेलम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, बोकारो झारखंड और सेलम का है तमिलनाडु। सेलम कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये आप सेलम बताए थे अभी, जस्ट इससे पहले बताए हुए हैं। सेलम में लोहा मिलता है, मैग्नेट है। सेलम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो बताओ स्टील कंपनी कहाँ होगी? सेलम में होगी, नहीं होगी? तो एक अंदाजा लगा सकते हैं, मैग्नेट के हिसाब से ये हो जाएगा। तो बोकारो झारखंड में रूस के सहयोग से, और सेलम है ना, और विशाखापत्तनम ये रूस के सहयोग से बोकारो। ठीक है, यहाँ बता रहा बोकारो। देखिए विशाखापत्तनम और सेलम भारत का प्रथम स्वदेशी अपने द्वारा बोला गया था, ये है। और ये भी कैसा है? ये भी स्वदेशी। भारत का प्रथम स्वदेशी कौन सा है? तो विशाखापत्तनम उद्योग है। जबकि सेलम जो हो गया ये भी स्वदेशी है, ये दूसरा है। क्या जगह दूसरा? भारत ने इसमें किसी देश का सहयोग नहीं लिया था, अपने दम पर ही खुद ही बोला था, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया ने अपने सहयोग से प्रथम कारखाना कौन सा खोला था? विशाखापत्तनम। और सेलम ये हमारे साथ दूसरा है, ये भी हमारा क्या स्वदेशी था। कैसे था? स्वदेशी था, यह खुदा रखना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, इन दोनों में ही क्या हुआ है, भारत में भारी उद्योग खोले गए हैं। हालांकि इससे पहले भी है ना, अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, इससे पहले 2 उद्योग ओपन हुए थे, जिसमें पहला उद्योग असफल हो गया था, दूसरा क्या हुआ, सफल हो गया था। हालांकि इससे पहले मैं तो और क्या बता चुका हूँ, औद्योगिक नीति। तो भारत में आने वाली प्रथम औद्योगिक नीति कौन सी थी? 1948। फिर कौन सी थी? 56। फिर कौन सी है? 1991। कौन सी है? 1991। तो आप बताइएगा ये जो उद्योग खोले गए वो किस नीति में आएंगे? 1956 के 1948। बताओ। ये आप देखोगे तो दुर्गापुर और राउरकेला, भिलाई। अब मैं तुम्हें कर दे रहा हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग कितना था? 1951 से लेकर 56। कितना था? 56। यानी कि ये जो है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना कितनी हो जाएगी? 1956 से लेकर के 61। और उसके बाद में 61 से 66। और ये सब किस बीच में खोले गए? इसी बीच में। इसका मतलब ये हुआ है कि दूसरी उद्योग नीति के तहत सब खोले गए हैं। किसके तहत खोले गए? दूसरी। यानी कि ये दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, सेलम, ये सभी उद्योग किस नीति के तहत खोले गए? तो सेकंड उद्योग नीति के तहत भारत के सामने। सही है ना? एक जब हम लोग क्या करेंगे, पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। 1951 से प्रथम है 56 तक, दूसरी क्या 56 से 61 तक, तीसरी क्या 61 से 66 तक। उसके बाद तीसरी के बाद चौथी स्टार्ट नहीं हो पाई थी। फिर प्रथम योजना अवकाश काल लग गया था, है ना, जिसमें क्या स्टार्ट किया गया था? हरित क्रांति। क्या किया गया था? हरित क्रांति। बताया नहीं, बताया थे आपको, नहीं हो जाएगा। तो भारत में भारी उद्योग के बारे में बताइए, समझ में आ गया? ये उद्योग कौन से वाले? आयरन वाले। कौन से वाले हैं? आयरन, यानी कि लोहों से संबंधित जो उद्योग है वो यही होगा। अब नेक्स्ट करिएगा एल्यूमिनियम उद्योग। नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग, एल्यूमिनियम। तो देखो भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल में खोला गया। भारत का प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना ये फैक्चुअल डाटा है, इसे रटना पड़ता है, रहना है। चीजों को बस लोकेशन करते चलो, भरते चले जाओ। ये ऐसा नहीं कि अखबार आएगा, वीडियो बनाएगा और फिर आराम से घर चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ता है, दिमाग लगाओ। ये सबसे टिपिकल टॉपिक चल रहा है अभी फैक्चुअल है एकदम में। अब क्या दिमाग में आगे अखबार नहीं आया, नहीं बस क्रम से जा रहा हूँ।
अभी भी देखो याद करना चाहिए क्या सबसे पहले बता रहा हूं मैं आपको। भारत का प्रथम भारी उद्योग खोला गया था 1874 में। कब खोला गया? 1874 में प्रथम भारी उद्योग खोला गया। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ खोला गया था? उल्टी पश्चिम बंगाल में खोला गया, जो क्या था प्रथम असफल हमारा उद्योग हो गया था। दूसरे हम लोग बात करते हैं तो दूसरा 1907 में खोला गया। कहाँ खोला गया? जमशेदपुर में। कहाँ खोला गया? जमशेदपुर में खोला गया। ये प्रथम सफल उद्योग हमारा होगा। हालांकि आप देखते हैं तो हम स्वतंत्र होने के बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई उद्योग नहीं खोला गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कई सारे उद्योग खोले गए। इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो इसमें कृषि पर बल दिया गया, साथ ही भारी उद्योग पर भी बल दिया गया। तो जो भारी उद्योग खोले गए थे वो कौन कौन से थे? दुर्गापुर प्रथम उद्योग खोला गया जो पश्चिम बंगाल में था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया। ठीक है। दूसरा हमने देखा कौन सा हो जाएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा? राउरकेला था। और राउरकेला जो था किसके सहयोग से खोला गया? तो जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में खोला गया। और तीसरा कौन सा था? भिलाई। और भिलाई जो था वो किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से था और छत्तीसगढ़ में खोला गया। समझ में आ गया? इतना हो जाएगा। ये सेकंड पंचवर्षीय योजना में था। एक थर्ड पंचवर्षीय योजना में देखेंगे, इसमें भी 3 खोले गए। 3 कौन कौन से खोले गए थे बताओ? तो बोकारो खोला गया। बोकारो किसके सहयोग से था? बोकारो झारखंड में खोला गया, रूस के सहयोग से था। फिर विशाखापत्तनम खोला गया। विशाखापत्तनम प्रथम स्वदेशी है। क्या है? प्रथम स्वदेशी। यानी इसमें भारत सरकार ने स्वयं अपने द्वारा इसे खोला था। इसमें किसी देश की मदद नहीं ली थी, ध्यान रखना है। उसके बाद सेलम, क्या था? सेलम। सेलम कहाँ खोला गया? तमिलनाडु में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। और बोकारो झारखंड। हो गया? सही नहीं है? और नीतियां बताई थी। प्रथम उद्योग नीति 48, दूसरी 56, तीसरी 51। अब नेक्स्ट करिए एल्यूमिनियम कारखाने। नेक्स्ट 1937 में 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। ये आपको ध्यान रखना। तो प्रथम हमें ये देख लेंगे, प्रथम कारखाना था एल्यूमिनियम का। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें तो 3 कारखाने आपको याद करने हैं, बस 3 ही करने हैं। एक है हिंडाल्को, एक नाल्को, एक बाल्को। हिंडाल्को, नाल्को, बाल्को, है ना? प्रथम तो ये हो गया। इसके साथ साथ भारत में 3 और एल्यूमिनियम कारखाने चल रहे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। कौन कौन से हैं? एक तो हिंडाल्को, ठीक है। एक है बाल्को, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम। हिंद से क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान। और एएल हिंडाल्को, देखो एएल को रहेगा, एएल हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एएल बोलते हैं एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम। तो हिंडाल्को भारत में प्रथम एल्यूमिनियम कंपनी 1937 जेके नगर। उसके बाद में और जो खोली गई है तो हिंडाल्को ये रेनीकूट में है। कहां पर है? रेनीकूट। ये यूएसए के सहयोग से खोला गया। यूएसए के सहयोग से खोला गया, ध्यान रखना। एक बाल्को कर लो, बाल्को का मतलब क्या है? भारत एल्यूमिनियम, है ना? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत, बाल्को मतलब क्या हो जाएगा? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, है ना? ये बाल्को जो है ना कहाँ खोला गया है? तो बाल्को जो खोला गया है वो कर लीजिएगा। ये कोरबा में मध्य प्रदेश में, और कोयना जो है महाराष्ट्र में। कोरबा मध्य प्रदेश, कोरबा और कोयना, ठीक है। कोयना का महाराष्ट्र में और कोरबा मध्य प्रदेश में। कोरबा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। क्या लिखा है उसमें? उसे सही कर लो। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट कर लीजिए नाल्को। नाल्को क्या हो जाएगा? किसके सहयोग से खोली गई है? हिंडाल्को खोली गई है यूएसए के सहयोग, हिंडाल्को। और बाल्को सोवियत संघ, रूस के सहयोग से। बाल्को के सहयोग से ये खोली गई है, रूस या सोवियत संघ के सहयोग से। बाल्को किसके सहयोग से? रूस। कोरबा कोयना, कोरबा मध्य प्रदेश में, कोयना महाराष्ट्र में है।
कोवा मध्य प्रदेश में, कोयना महाराष्ट्र में। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कर लीजिएगा नालको। नालको है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, दामन जोड़ी उड़ीसा में फ्रांस के सहयोग से। नालको क्या है? नालको। तो नालको किसके सहयोग से है? तो नालको पहले भूटान का लो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये किसके सहयोग से है? दामन जोड़ी में बोली गई है, दामन जोड़ी। दामन जोड़ी का हाँ, जोड़ी का नहीं कोई दिक्कत है, ओडिशा में है, ओडिशा में। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग, फ्रांस के सहयोग से है। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। ये कर लेना है, समझ में नहीं आया? ठीक है, दामन जोड़ी कहां पर? उड़ीसा। प्रोनाउंसिएशन है, गर्दन नंबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बन जाएगा। तो दामन जोड़ी, ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये कर लेना है आपको। तो एल्यूमिनियम के 3 कारखाने आपको याद करने, 4 ही तो हो पाए अभी तक, 4 हो गए। पेपर देखो कर लीजिए। वो आयरन के कारखाने हमारे सामने कितने थे? 6 थे, और 2 हमने पहले करी, 8 टोटल हो गए आयरन वाले। और ये कितने हो गए? ये हमारे सामने 4 हो गए। एल्यूमिनियम की प्रथम फैक्ट्री भारत में 1937 में खोली गई थी, जे के नगर, पश्चिम बंगाल में, हो जाएगा। उसके बाद में हिंडाल्को, बाल्को और नाल्को, हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को। ठीक है, एक बार लेके आप देखिएगा। ठीक है, ये है। तो देखो हिंडाल्को कहां है? उत्तर प्रदेश के रेणीकूट में। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणीकूट में है, जबकि बाल्को मध्य प्रदेश के कोरबा में, और महाराष्ट्र के कहां हो जाएगी? महाराष्ट्र के कोयना में। कोरबा मध्य प्रदेश में, कोयना महाराष्ट्र में। कोरबा मध्य प्रदेश, कोयना महाराष्ट्र में। और नालको, नालको का बोलेंगे दामन जोड़ी का है, उड़ीसा में। दामन जोड़ी का हो जाएगा उड़ीसा में। हो गया क्या? सही बात नहीं आया? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो प्रथम हिंडाल्को, उसके बाद में बाल्को, उसके बाद में नालको। तो इसमें देखो, इसमें क्या किया गया? हिंद, हिंदुस्तान, एल, बाल, तो बी से भारत और एल से एल्यूमिनियम। ए नेशनल, तो एन फॉर नेशनल, एल फॉर एयर का एल्यूमिनियम। को और को कंपनी, कंपनी लिमिटेड। एक्चुअली उसी के नाम से तो बनना ही बनना, ऐसी हो जाएगी, हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये भारत के क्या हो गए? ये भारत के एल्यूमिनियम कारखाने हो गए। क्या हो गए? भारत के एल्यूमिनियम कारखाने हो गए। ये ध्यान रखना है, हो जाए यहाँ तक। और नेक्स्ट करिए भारत के रेल उपकरण उद्योग। भारत के रेल उपकरण उद्योग, भारत के रेल उपकरण उद्योग। तो कर लीजिए क्रमानुसार। देखो सबसे पहले पहिए और एक्सेल का बनते हैं बेंगलोर में। पहिए और एक्सेल, रेल के पहिए और एक्सेल का बनते हैं, तो ये बनते हैं बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, पहिए और एक्सेल का बनते हैं रेल के बेंगलुरु में। विद्युत इंजन, चित्ररंजन, पश्चिम बंगाल। विद्युत इंजन, विद्युत इंजन का बनते हैं, विद्युत इंजन चित्ररंजन में। और चित्ररंजन कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल। चित्ररंजन कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चित्ररंजन कहां है? पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना। नेक्स्ट कर लीजिएगा डीजल इंजन, वाराणसी। डीजल इंजन कहां बनता है? वाराणसी में। डीजल इंजन कहां बनता है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में डीजल इंजन बनता है, ध्यान रखना। रेल कोच का बनते हैं कपूरथला में। रेल कोच ना, रेल के डिब्बे, तो रेल कोच, तो रेल कोच का बनते हैं कपूरथला। और कपूरथला आपको पता है पश्चिम पंजाब में, कहां पर है? पंजाब में, है ना। कपूरथला कहां पड़ जाता है? पंजाब में पड़ जाता है। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली में। आधुनिक रेल के डिब्बे कहां बनते हैं? आधुनिक, आधुनिक कोच फैक्ट्री, कोच फैक्ट्री का रायबरेली में। रायबरेली उत्तर प्रदेश, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, ये आपको ध्यान है। हालांकि डीजल इंजन वाराणसी में है और आधुनिक कोच कहां है? रायबरेली में है। आधुनिक कोच कहां हो जाएंगे? रायबरेली में हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। एक और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पेरम्बूर में है। तो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को लेना, इंटीग्रल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये कहां पर है? चेन्नई में है, चेन्नई में। इंटीग्रल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मतलब जो वीआईपी जो कोच दिखते हैं वो डिब्बे बहुत ज्यादा वीआईपी, वो इंटीग्रल हो जाते हैं, वो कहां? चेन्नई बनते हैं। और जो एकदम सामान्य रेल के डिब्बे हैं वो कपूरथला में है। और आधुनिक, आधुनिक कोच जो वो है रायबरेली में है। जो भव्य है वो इंटीग्रल है, और जो आधुनिक जो वर्तमान में देखते हैं तो वो कहां है? रायबरेली में है। डीजल इंजन वाराणसी में है,
विद्युत इंजन चित्ररंजन पश्चिम बंगाल में है। रेल के पहिए और एक्सल का बनते हैं बेंगलुरु में बनते हैं। रेल के पहिए और एक्सल का है बेंगलुरु में। समझ में गया? ये हो जाएगा।